Student, welcome to PKM Academy. Today we will discuss about numerical which are written in the board on the board. अब देखो बेटा ध्यान से यहाँ पर क्या क्या चीजें गिवन है इस न्यूमेरिकल में और सर क्या मुझे पता करना है, ये ध्यान दो सर। यहाँ पे आपको यूरिया दिया था, यूरिया का बेटा रिसोल्यूट जो है विलेय है उसका बेटा मास जो है आपको 6 ग्राम दिया है, ठीक है। और सर जो विलायक आपका है सॉल्वेंट जो है उसका बेटा जो आपका द्रव्यमान है वो कितना है 200 ग्राम है सर। तो आपका जो टीबी है, टीबी बोले तो बेटा ये है विलयन का क्वथनांक है। क्या बेटा ये विलयन का क्वथनांक, ध्यान रखना, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, ये दिया है आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया है। आपको पता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या होता है, आप तो खुद जानते हो बेटा ना, ऑफ प्योर वाटर यानी शुद्ध जल का बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक बेटा कितना होता है आपका सर जी 100 डिग्री सेल्सियस। बोलो हाँ भाई, होता है ना। तो सर हम करेंगे क्या यहाँ पर, और आपको देखो बेटा यहाँ पे यहाँ वैल्यू भी आपको गिवन है। क्या क्या दिया है देखो ध्यान बेटा, के बी दिया है, के एफ भी दिया है। आपको पता क्या करना बेटा, यहाँ पे विलयन का हिमांक पता करना है। आपको क्या पता करना है, विलयन का हिमांक पता करना है। तो सर हमें क्या चीज निकाल लिया जाए तो जुगाड़ बन जाए हमारा। तो कैसे करेंगे सर, बहुत आसान है। देखो बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन, इसको निकालने के लिए बेटा आपको पता होगा कि सर हमें पहले डेल्टा टी एफ बताना होगा। क्या बताना होगा, डेल्टा टी एफ बताना होगा। और यहाँ डेल्टा बेटा देखो यहाँ पे ये टीबी से आप डेल्टा टीबी आराम से निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे, बताओ ध्यान से। तो डेल्टा टीबी बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो भैया। डेल्टा टीबी की बात कर रहा हूं मैं, डेल्टा टीबी भाई देखो यहाँ पे आप टीबी माइनस टीबी नॉट, यही तो होता फार्मूला। ये बेटा विलयन का है, विलयन का बढ़ा हुआ क्वथनांक है बेटा, बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट होता है। और ये सर प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट का नॉट लग गया तो प्योर हो गया समझ लो। तो सर नॉट वाला तो अपने मन से हमें समझना पड़ेगा ना कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। चलो भाई सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ गया बेटा 0.28 डिग्री सेल्सियस आ गया आपका। लास्ट में हम आंसर में क्या कहते हैं बेटा, आप केल्विन में लिख दीजिएगा, अभी चल रहा है तो चलने दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आ गया आपका बेटा, क्या आया सर जी, ये डेल्टा टीबी आया। सर डेल्टा टीएफ पता नहीं है तो आप एक फार्मूला जानते हो सर जी, क्या होता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू एम, होता ही नहीं होता, बोलो हाँ, ये हो गया सर जी। और आप ये भी फार्मूला आपको पता है सर, डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, ये भी होता है सर, बोलो हाँ। अगर जुगाड़ लगा दिया जाए, अगर इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करा दिया जाए, मोलैलिटी तो दोनों के लिए सेम है ना भाई, मोलैलिटी क्या है बताओ दोनों के लिए, उसी का बॉइलिंग पॉइंट आपको दे रहा है, विलयन का दे रहा है बॉइलिंग पॉइंट, आपको उसका क्या कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट बताना है सर जी। तो करना कुछ नहीं है, मोलैलिटी सेम है बेटा, क्या कर दो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, क्या कर दो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, ये कट जाएगा, खत्म खेल। लो देखो डेल्टा टीबी अपॉन में डेल्टा टीएफ हो जाएगा बेटा, और यह हो गया क्या के बी एम अपॉन में बेटा के एफ एम। सर जी एम से अब 6 ग्राम 200 ग्राम को कोई मतलब नहीं है, टेंशन खत्म करो। चलो सर अब सबकी वैल्यू निकाल लो, हमें चाहिए क्या, ये चाहिए टीएफ चाहिए हमको, ये चाहिए हमको सर जी, वैल्यू सबकी रखो। डेल्टा टीबी क्या है बताओ 0.28, डेल्टा टीएफ इक्वल टू बेटा के बी की वैल्यू बताओ क्या दे रखी है आपको 0.52, और के एफ की वैल्यू क्या दे रखी है 1.86। बस करना क्या बेटा, देखो इसको इधर ले आओ, इस एक काम करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो आप, ठीक। तो ये क्या हो जाए बेटा आप 0.52 डेल्टा टी एफ इक्वल टू बेटा इससे इसको मल्टीप्लाई करा दो 0.28 इंटू 1.86 हो जाएगा बेटा यहाँ पे। अब ये वाला डिजिट कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, डेल्टा टी एफ इक्वल टू 0.28 इंटू 1.86 अपान में 0.52। साल करो इसको, कितना आ रहा देखो 1.001 डिग्री सेल्सियस में सारी वैल्यू निकाले हो आप ना। आगे बेटा अब आपको सर विलयन का क्या निकालना है, विलयन का क्या निकालना है, हिमांक निकालना है। तो सर जी प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर का हिमांक क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस सर जी।
तो 0 से हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको माइनस कर देंगे डेल्टा टी एफ को, आराम से आ जाएगा बेटा। देखो यहाँ पे तो यहाँ लिख देंगे हम बेटा क्या, टी एफ, ये बिलियन का पूछ रहा है, बिलियन मतलब टी एफ बोल दिया करो सीधे सर। टी एफ को सर क्या करते हैं हम लोग, टी एफ नॉट से डेल्टा टी एफ को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ये सर प्योर सॉल्वेंट का है, और प्योर सॉल्वेंट वाटर का होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ये दिया नहीं रहेगा आपको, दिमाग में रख लेना है, आपको ध्यान रखना, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 1.00 डिग्री सेल्सियस, लगभग बेटा आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, -1 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर आप बेटा आपका, -1 डिग्री सेल्सियस आपका आ जाएगा। -1 को बेटा अगर केल्विन में मान लो ऑप्शन दे दिया केल्विन में, सर क्या करोगे केल्विन के लिए भाई बताओ ध्यान से। आपको पता है बेटा यहाँ पे कि केल्विन के लिए हम क्या करते हैं बेटा, डिग्री सेल्सियस में ऐड करते क्या, 273.15 73, हाँ भाई 37 लिख दिया मैंने। ये देखो अब डिग्री सेल्सियस सजी 1 है, -1 है, 273.15 272.15 प्लस में आ जाएगा, ये आ गया बेटा आपका। समझे बात को ना, ये क्या है आंसर आपका बेटा, टीएफ आ गया केल्विन में आंसर। समझिए बात को ना, चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ। पीछे भेजो, पीछे पीछे। और किसी न्यूमेरिकल में बेटा आपको प्रॉब्लम? अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। दिस इज द 4th क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है यहाँ पे। ये चौथी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अणुसंख्यक गुणधर्म है, और ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, इतना जान लो आप। इसका यूज बहुत गजब यूज है। जैसे मान लो बेटा आप देखे होंगे आप डेली लाइफ में, सर आजकल आम का सीजन भी चल रहा है ना। जैसे ही बेटा आम को काट के आप जब बेटा क्या कहते हैं, थोड़ा सा पानी में नमक मिला करके आम को डाल देते हैं, तो आम क्या होता है, सिकुड़ जाता है। आम क्या होता है, सिकुड़ जाता है, होता है ऐसा ना। ये किसके थ्रू हुआ बेटा, ऑस्मोसिस, परासरण के थ्रू हो गया ये काम। और सर जी मुरझाया हुआ फूल अगर थोड़ी देर के लिए अगर पानी में डाल दिया जाए तो क्या होता है, वो बढ़िया फिर से हरा भरा हो जाता है। सब्जियों में देखो दुकानदार जो होते हैं, सब्जी बेचने वाले, हमेशा बार बार पानी मारते रहते हैं। वो ऑस्मोसिस पढ़े हैं, वो परासरण उनको ज्ञान है, इसलिए पानी मारते रहते हैं, और फिर हरी भरी ताजी आपका क्या कहते हैं सब्जियां रहती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सारे प्रोसेस किससे हो रहे हैं बेटा, परासरण से हो रहे हैं, परासरण नहीं। तो बेटा परासरण दाब को पढ़ने से पहले हम बेटा पढ़ने वाले हैं सर जी ऑस्मोसिस, परासरण पहले पढ़ने वाले हैं, और परासरण पढ़ेंगे उसके बाद में बेटा आप परासरण दाब को समझेंगे। ठीक है, तो सर पहली हेडिंग डाल लो सर, ऑस्मोसिस। यस, ऑस्मोसिस क्या होता है, परासरण क्या होता है, परासरण क्या होता है बेटा। तो लिखना यहां पे है बेटा, स्पॉन्टेनियस लिख रहे हैं, डोंट वरी, परेशान ना हो। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ, इधर स्पॉन्टेनियस मतलब बेटा स्वतः होता है, स्वतः प्रवाह किसका बेटा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी अर्धपारगम झिल्ली बोलते हैं इसको बेटा, थ्रू अर्धपारगम झिल्ली, फ्रॉम लिसन ध्यान दो, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट, लिख रहे हैं बेटा हिंदी में, डोंट वरी, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, और डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन।
इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। मतलब लिखो बेटा यहां पे आप लोग क्या कहते हैं, जब विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, जब विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, जब विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक से विलयन की ओर अथवा शुद्ध विलायक से विलयन की ओर अथवा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह स्पॉन्टेनियस फ्लो, स्वतः प्रवाह होता है तो उसे परासरण कहते हैं। मतलब सर जी उस समय में कम आया लिखा हुआ, देखो यहां पे समझो कहानी बेटा, कहानी ये है, देखो लिसन, ध्यान दो बेटा यहां बेटा आपका है प्योर सॉल्वेंट, जैसे मान लो पानी, सर जी क्या है ये, पानी है, और यहां है बेटा क्या कहते हैं आपका सॉल्यूशन, यानी बेटा मान लो ये क्या कहते हैं आपका विलायक है, शुद्ध विलायक, और यहां सर जी विलयन है, और ये बीच में सर जी लगा है अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम में अर्धपारगम झिल्ली ये लगा है, ध्यान दो बेटा यहां पे। अब सुनो यहां पर, जैसे ही बेटा ये प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ध्यान रखना, यानी प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल कहां मूव करना स्टार्ट कर दे, सॉल्यूशन की तरफ, किस झिल्ली से निकल के बेटा, पारगम झिल्ली, इसको क्या बोलते हैं, एसपीएम बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो इसकी हेल्प से ही ये जा पाएंगे। तो ऐसे प्रोसेस को सर क्या कहते हैं हम लोग, परासरण कहते हैं भैया, इसको क्या कहते हैं हम लोग, परासरण कहते हैं, ऑस्मोसिस। एक आपका है बेटा क्या कहते हैं फिगर, आपके एक उसमें एनसीईआरटी में बना है सर जी, ये वाला देखो, ये आपका सर जी सॉल्यूशन हो गया, मतलब ये आपका कंटेनर है मान लो कोई, सर यहाँ पे एक इस तरीके से ये मान लो थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, यहां पे ये पूरा आपका सर भरा हुआ है सॉल्वेंट, क्या भरा हुआ है बेटा, ये सॉल्वेंट, ये बेटा आपका सॉल्वेंट है सर जी, इसमें क्या है, इसमें सॉल्यूशन है सर, इसमें विलयन है बेटा, ये इसमें बेटा ये आपकी पतली सी, ठीक, इसमें रखा गया क्या आपका सॉल्यूशन सर। अब यहां पे बेटा ये एसपीएम लगा हुआ है, अर्धपारगम झिल्ली ये लगी हुई है आपकी, ठीक है, ये लगी हुई है। अब क्या हो रहा है यहां बेटा जानते हो, जैसे ही ये डालोगे आप तो सॉल्वेंट, केवल सॉल्वेंट बेटा, सॉल्वेंट के पार्टिकल इसमें घुस जाएंगे और जाके बेटा ये इस लेवल को क्या कर देंगे, राइज कर देंगे, बढ़ा देंगे इस लेवल को जाकर, ये देखो ये लेवल बढ़ जाएगा, इसका राइज हो जाएगा, याद करो P बराबर रो जी एच, ठीक है, ये कहानी हो जाती है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है ना, दोनों बना लो, चाहे ये बनाओ चाहे वो बना लो।
बना लो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ये चाहे वो भैया, दोनों बना लो। वो एनसीईआरटी का है सर, ये वैसे भी है, तो दोनों कर लो, दोनों कर लो, जल्दी करो। फिर अगली हेडिंग डालो एसपीएम आप। अब अगला टॉपिक बेटा देखने वाले हम लोग क्या, एसपीएम, अर्थ पारगम झिल्ली। एसपीएम सर क्या होता है ये? एक ऐसी झिल्ली, लिखो बेटा, एक ऐसी झिल्ली जिससे केवल, लिखो, हाँ बेटा इसमें लिख लो क्या होता है अर्थ पारगम झिल्ली बेटा। एक ऐसी झिल्ली जिससे केवल विलायक के ही अणु गुजर सकते हैं। दैट मेम्ब्रेन विच अलाउ टू ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल टू पास थ्रू इट। विलायक के ही अणु या कण गुजर सकते हैं। दैट मेम्ब्रेन which allow to only solvent particle through it अपने से केवल बेटा केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल को ही वो गुजारने के लिए मौका देगा। बस केवल विलायक के ही कण बेटा इस झिल्ली से निकल सकते हैं, सॉल्यूट के नहीं, नॉट सॉल्यूट लिख लो, विलेय के नहीं, नॉट सॉल्यूट। तो सर जी सुनो, इधर देखो बेटा, सर एग्जाम्पल कुछ बताइए कैसे होता है। जैसे बेटा देखो यहाँ पे, ये थोड़ा सा ना, ये थोड़ा बेटा बायो का टॉपिक चल जाता है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, एग्जाम्पल समझो भैया, आ गया फिर करोगे क्या, आता ही रहता है। तो देखो बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, तो एग्जाम्पल बेटा आपका देखो यहाँ पर है आपका ये, देखो बेटा एनिमल भी मेम्ब्रेन होता है, सुनो ध्यान से सर, एनिमल मेम्ब्रेन भी होता है, और सर क्या कहते हैं आपका प्लांट मेम्ब्रेन भी होता है। प्लांट में भी बेटा झिल्ली होती है और एनिमल में भी होती है। कुछ एग्जाम्पल सर बताइए, यानी जंतु प्रकार की जो वो झिल्ली होती है बेटा, और प्लांट की भी होती है, ठीक, ध्यान रखो, दोनों मेम्ब्रेन। पहला बेटा लिख लो आप, क्या कहते हैं सर, गॉट ब्लैडर, और यहां तक कि बेटा पिग ब्लैडर भी होता है, आपके एनसीईआरटी का चीज है, ध्यान रखना ये बात। पिग ब्लैडर मतलब बेटा चर्मपत्ती होती है, चर्मपत्ती। अरे यार हिंदी वाली बुक लाओ मुझे। देखो बेटा यहाँ पे पार्चमेंट भी कहते हैं बेटा, देखो इधर, इसको देखो बकरी ब्लैडर लिख दो हिंदी में ही, ये बकरी का ब्लैडर होता है और ये सुअर का ब्लैडर होता है, ठीक है। ब्लैडर मतलब थैली, समझ गए आई बात। थैला नुमा कैसा, देखो एक ऐसा होता बेटा ना, जहां देखो एक ऐसा बात समझो बेटा, समझो, हम आपको बता रहे क्या होता है। देखो एक ऐसा बेटा रेक्टेंगुलर शेप का इस तरीके से होगा, बिल्कुल प्लेन शेप होगा, बिल्कुल प्लेन होगा बेटा, लेकिन यहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में पोर्स होते, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते बेटा यहाँ पर, ठीक है। और यही पोर्स तो अलाउ करते सॉल्वेंट को पार्टिकल को जाने के लिए, यही हजारों लाखों की संख्या में बेटा होता है ब्लड, मतलब थैला ऐसा झिल्ली है, झिल्ली समझो बस आप, ठीक है। दो एग्जांपल लिख लो अपना ये, लेकिन 100% बेटा ये 100%
अर्ध पारगम झिल्ली काम नहीं करती। सर 100% ऐसा कोई बना है क्या? हाँ बना है। एक बेटा आपका क्या कहते हैं कृत्रिम तरीके से बनाया गया आपका कॉपर फेरोसाइनाइड। एग्जाम्पल लिख लो बेटा कि 100%, ये सब 100% नहीं है लेकिन करता अच्छा खासा करता है, ऐसी बात नहीं है। तो 100% जो बेटा अर्ध पारगम झिल्ली का जो काम करता है उसे बनाया गया कृत्रिम तरीके से। तो 100% बता रहा हूं बेटा SPM वर्क एज क्या है बेटा वो कॉपर FeCN6। ये बेटा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का झिल्ली बनता है, ध्यान रखना। कॉपर फेरोसाइनाइड हिंदी में लिखो इसको, कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड। तो ये 3-4 भैया आप एग्जाम्पल याद रखना, कम से कम 2 एग्जाम्पल पूछ सकता है, तो इसलिए ठीक है ध्यान रखना। नोट कर लो। नाउ अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है बेटा बिल्कुल एक लाइन में देखो ध्यान से। ये बेटा एक प्रकार का क्या है सर ऑस्मोटिक प्रेशर। सर एक प्रकार का प्रेशर है आपका, क्या है बेटा ये प्रेशर है। सर कैसा प्रेशर है? सर ऑस्मोटिक वाला प्रेशर है। देखो ध्यान से बेटा यहाँ पे ऐसा प्रेशर जो सॉल्यूशन के साइड पे लगा दिया जाए, किसके साइड बेटा सॉल्यूशन विलयन की तरफ अगर लगा दिया जाए तो फिर विलायक से विलयन की ओर उनके कण का उनके पार्टिकल का जो प्रवाह है वो क्या हो जाए बंद हो जाए सर जी। तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा परासरण दाब कहते हैं। तो लिखो यहाँ पे क्या कहते हैं बेटा ऐसा दाब, हिंदी में लिखो बेटा ऐसा दाब जो कि विलयन की तरफ लगाया जाता है, जो कि विलयन की तरफ लगाया जाता है, विलयन की तरफ लगाया जाता है जिससे कि परासरण क्रिया रुक जाती है, जिससे कि परासरण क्रिया रुक जाती है, परासरण क्रिया रुक जाती है। ऐसे दाब को परासरण दाब कहते हैं, ऐसे दाब को परासरण दाब कहते हैं। तो प्रेशर अप्लाइड, द प्रेशर applied on solution side to stop the osmosis process खत्म खेल। it's called as osmotic pressure, ऑस्मोटिक प्रेशर। जिसे पाई से डिनोट करते बेटा, लिख लो यहाँ पे इसको बेटा पाई से डिनोट किया जाता है। पाई भाई बेटा 7 वाला पाई ना, ध्यान रखना ये वो पाई नहीं है, इसको बेटा पाई से डिनोट ही किया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर को। ये बेटा परासरण दाब को प्रतीक है, ध्यान रखना परासरण दाब का सिंबल है, प्रतीक है ये पाई, ठीक है। तो सर अब हम देखने वाले एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, इसका इक्वेशन निकालते हैं हम लोग। एक्सपेरिमेंटली यानी प्रयोग रूप में देखा गया बेटा ना कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सर वो कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है। सर किस पे डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर दोनों पे। और कॉन्सेंट्रेशन में बेटा ये मोलैरिटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मोलैरिटी, मोलैरिटी नहीं। अभी तक आप दो देखे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों बेटा मोलैरिटी काम आ रही थी। लेकिन यहाँ पहली बार किस काम आया बेटा? मोलैरिटी। और सर टेम्परेचर की डिपेंडेंसी होती है, ध्यान रखना। कैसे? देखो यहाँ पर तो लिखो बेटा इसको एक्सपेरिमेंटली
एक्सपेरिमेंटली, प्रायोगिक रूप से, एक्सपेरिमेंटली प्रायोगिक क्या देखा गया बेटा, देखो यहाँ पे पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड पाई इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा टी। अब दोनों इक्वेशन को बेटा क्या कर लो, कंबाइन कर लो, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों समीकरण को संयुक्त करने पर, दोनों समीकरण को संयुक्त करने पर बेटा देखो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी सर जी, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी सर जी, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, और जैसे बेटा प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे सर जी तो आ जाएगा आर टी, सी आर टी, वेयर आर इज गैस कांस्टेंट, एब्सोल्यूट गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल सार्वत्रिक गैस नियतांक है, जहां आर सार्वत्रिक गैस नियतांक है, लिख लो, जहां आर सार्वत्रिक गैस नियतांक है, गैस नियतांक है, और लिखो बेटा तथा सी, सी मोलरता है, क्या बेटा मोलैरिटी है, ध्यान रखना, सी क्या है बेटा मोलरता है, कॉन्सेंट्रेशन इन मोलैरिटी है, सी क्या बेटा मोलरता है, कॉन्सेंट्रेशन इन मोलैरिटी, यानी बेटा मोल पर लीटर में चलेगा ये, सर किस में चलेगा ये, मोल पर लीटर में चलेगा, ठीक है। और सर जी देखो यहाँ पे टी तो जानते हो सर जी, टी क्या है, टेम्परेचर है बेटा, किसमें बेटा केल्विन में, टेम्परेचर किसमें लिखो बेटा केल्विन में सर जी, केल्विन, हिंदी में भी केल्विन, केल्विन को केल्विन ही लिखा जाता है, केल्विन को केल्विन ही लिखा जाता है, ताप लिखो, ये क्या है टी, तापमान, आर का मान लिखो, देखो बेटा आर का मान बेटा 2-3 होता है, देखो 8.3 जूल पर मोल है पर केल्विन, आर है देखो यहां पर इस तरीके से, ठीक। 8.3 आए, या फिर बेटा अगर न्यूमेरिकल आपको लगाना है सर 314 होता है एक्चुअल में, ये 314 होता है, तो सर इसको 25/3 कर लिया करो, न्यूमेरिकल में लगाने के लिए क्या करोगे 25/3 रख के, आसान हो जाएगा आपका, हाँ बेटा, हाँ ये वैल्यू इसके बराबर हो जाती, या अरे इसका गुणा कराना इसका भाग कराना बड़ा टफ हो जाएगा ना, इसलिए इसको शॉर्टकट निकाल लिया गया आपके लिए, न्यूमेरिकल में रख के सॉल्व करने के लिए। सर एक वैल्यू और होती है आर की, सर 0.0831 लीटर एटीएम पर मोल, लीटर एटीएम पर मोल, लीटर है ये लीटर, ला पर बड़ी मात्रा ली, लीटर हो जाएगा, और एटीएम जान ही रहे हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल, लीटर एटीएम पर मोल, एक और होता है बेटा अगर यहां लीटर बार करना चाहते हैं आप सर जी, अच्छा इसकी सर जी क्या कर दिया जाए, लगभग सर 1/12 करके चलता है ये वैल्यू 1/12 करके चलता है 1/12। सर एक वैल्यू और होती है 0.0821, तो सर ये हो जाता है आपका लीटर बार पर मोल, लीटर बार पर मोल।
न्यू यूनिट में देखो ध्यान से, पर मोल पर केल्विन होता है। हाँ यस, मोल 83 0.083 ना, 00 रहेगा। अच्छा ये बार चलता है ना, लीटर बार। ये एटीएम हो जाएगा बेटा, लिख लो। यही सेम थिंग ये भी बेटा 1/12 करके लगाना है। देखो यहाँ पे यूनिट क्या क्या होती है लिख लो बेटा, आर की यूनिट में कंफ्यूजन मत होना आप लोग। देखो यहाँ मात्रक में, हाँ बेटा, तो जूल पर मोल पर केल्विन, और एक आर होता सर जी लीटर वायुमंडलीय, और पर मोल यही चलता है ना, बोलना नहीं, गलत मत कराओ। बार पर मोल पर केल्विन, लीटर एटीएम पर मोल, हाँ ठीक, यही लिख लो बेटा यहाँ पे। और यहाँ वायुमंडल नहीं लिखना चाहते बेटा, तो लीटर बार पर मोल, एटीएम की जगह मोल ये लिखना चाहते हो आप तो, और पर केल्विन, ठीक है। अरे 1 एटीएम इक्वल टू क्या होता बताओ, 1.013 बार, ये चलता है ना। चलो हो गया बेटा ये। अब थोड़ा सा बड़ा वाला फॉर्म इसका लिख लेते हैं हम लोग ना एक बार, बड़ा वाला फार्मूला भाई, जिससे लगेगा डायरेक्ट रख दो आराम से, लिख लिए हो। देखो बेटा यहाँ पे बड़ा वाला फॉर्म इसका लिखना है आपको, इधर देखो, इधर पाई इक्वल टू सी आर टी, ध्यान दो यहाँ बेटा, इधर पाई सी बेटा N2 में V, N2 मतलब विलेय का बात हो रहा है यहाँ बेटा, और यहाँ पे सर जी सी आर टी। सर पाई इक्वल टू N2 की वैल्यू आप जानते हो बेटा क्या होता है, W2 में M2 और V आर टी। बेटा ये लीटर में है, ध्यान रखना, ये आपका वैल्यूम क्या होगा लीटर में। सर लीटर में नहीं रखना चाहते तो V अगर बेटा मिलीलीटर में रखना चाहते आप ml में, RT तो इनटू क्या कर दोगे आप, चलो कर लो इसको बेटा, लिखो फार्मूला इसको फटाफट। जहां सारी चीजें आप जान गए हो, बस M2 और W2 चाहो तो लिख सकते हो आप, बस W2 को लिख लो बेटा यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान, और M2 को बेटा लिख लो आप विलायक का द्रव्यमान। अरे मोलर मास भाई, इसका देख रहे हो, विलायक का विलेय का अणुभार, लिख लो दोनों। बाकी चीजें आप जान ही रहे हो बेटा, नोट हो गया, करो भैया करो। लिसन, अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं सर ऐसा विलयन, बेटा ऐसा विलयन जिन विलयनों के, सुनो बेटा यहाँ पे,
ऐसा विलयन जिन विलयनों के बेटा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो सर जी ऐसे विलयन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, या फिर बोलते हैं बेटा क्या बोलते हैं इसको, समपरासारी विलयन। लिखो बेटा यहाँ पे समपरासारी विलयन यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाँ, when osmotic pressure of first solution is equal to osmotic pressure of second solution। लिखो बेटा यहाँ पे जब जब प्रथम विलयन का परासरण दाब, जब प्रथम विलयन का परासरण दाब, जब प्रथम विलयन का परासरण दाब द्वितीय विलयन के परासरण दाब से बराबर हो जाए, जब प्रथम विलयन का परासरण दाब द्वितीय विलयन के परासरण दाब से बराबर हो जाए, तो ऐसे विलयन को जब प्रथम विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन के परासरण दाब से समान हो जाए या के समान हो जाए, तो उसे समपरासारी विलयन कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। सर जी इसका मतलब क्या हुआ? सर मतलब ये हुआ कि पाई 1 इक्वल टू क्या हो जाए सर जी, पाई 2 हो जाए। अब इससे एक रिलेशन बनाओ बेटा, न्यूमेरिकल बन जाता है ऐसे क्वेश्चन से। कैसे बनेगा देखो बेटा, ध्यान दो। पाई 1 याद करो बेटा, यहाँ पे सब कुछ सेम चलेगा आपका, C1RT। ध्यान रहे बेटा, लेकिन सुन लो यहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सुन लो लिख लो, लास्ट में लिखो बेटा क्या कहते हैं, नियत ताप पर, समान ताप पर, नियत ताप पर। C1RT सर C2RT, सर R भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और T हमने कांस्टेंट ले ही लिया है, तो RT कट गया। C1 बराबर C2। सर C1 क्या होता है, N1/V1, और ये क्या होगा सर जी, N2/V2। तो सर जी क्रॉस करा दो, मल्टीप्लाई। सर N1V2 इक्वल टू N2V1। ये रिलेशन भैया याद रखना, इससे आपके सवाल बनेंगे, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, जल्दी करो इसको। अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले अतिपरासारी। अतिपरासारी, अति मतलब बोलता है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, देखो बेटा यहाँ पे, जब फर्स्ट वाला क्या हो जाए बेटा, सेकंड वाले से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, मतलब दूसरे के सापेक्ष, सुनो ध्यान से बेटा यहाँ पे, दूसरे विलयन के सापेक्ष जब पहले विलयन का परासरण दाब अधिक हो जाता है, तो उस पहले विलयन के परासरण दाब को हम क्या बोलते हैं बेटा, पहले विलयन को हम अतिपरासारी विलयन कहते हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका हाइपरटोनिक। लिख लो, एक लाइन लिखना है तो लिख लो बेटा, यहाँ पे क्या कहते हैं, लिखो, यदि दूसरे विलयन के सापेक्ष, यदि दूसरे विलयन के सापेक्ष पहले विलयन का परासरण दाब अधिक हो जाए, तो पहले विलयन को जब दूसरे विलयन के सापेक्ष पहले विलयन का परासरण दाब अधिक हो जाए, तो पहले विलयन को अतिपरासारी विलयन कहते हैं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन if osmotic pressure of first solution is more than
मोर देन सेकेंड सोल्यूशन, रेस्पेक्ट टू सेकेंड सोल्यूशन, ऐसा लिख लो, मोर देन रेस्पेक्ट टू सेकेंड सोल्यूशन, सेकेंड सोल्यूशन, then first solution is called as, hypertonic solution, hypertonic solution. अब दूसरा बेटा इसी का जस्ट उल्टा रख लो बस। पहला विलयन अगर आपका दूसरे विलयन के परासरण दाब से अगर कम हो जाए, ज्यादा नहीं इस बार, कम हो जाए सर जी, तो पहला विलयन आपका कैसा हो जाएगा सर? हाइपोटोनिक, अल्प परासारी हो जाएगा सर जी, अल्प परासारी। हाइपोटोनिक। अभी बेटा सॉल्यूशन में आपका लास्ट टॉपिक एब्नॉर्मल मास बचा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सिंपल सी बात बेटा, इसी का उल्टा लिख लो आप, जहां अधिक लिखे थे, जहां मोर देन लिखे थे, वहीं लेस देन लिख दो, बस काम खत्म। तो फर्स्ट सॉल्यूशन लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, मतलब ये कहानी हो जाए बेटा, देखो आपका जो पाई 1 है सर लेस देन हो जाए पाई 2 से, पाई 1 पाई 2 से क्या हो जाए, लेस देन हो जाए, तो पाई 1 वाला जो सॉल्यूशन होगा वो अल्परासारी हो जाएगा, खत्म खेल, समझ गए ना। चलो अब बेटा एक टॉपिक बचा हुआ है आपका, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रतिलोम परासरण, उसको कल पढ़ा के फिर न्यूमेरिकल कराएंगे आप लोगों को, ठीक है। ओके, थैंक यू, बेस्ट आप लोग।